Hello everyone, I'm Abhishek Kumar Mishra. Welcome back to the weekly test discussion of Scholars Career Academy. यहाँ पे हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं which is very very important for your exam point of view. ठीक है, चलो 25 क्वेश्चन है. हर बार सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. इस बार भी क्लोज टेस्ट से अपन शुरुआत करने वाले हैं. क्लोज टेस्ट में क्या क्या चीजें पहले बता रखी हैं, आई होप आपने उसे नोट डाउन करा होगा और आप उसे यूज भी करते होंगे. अगेन क्वेश्चंस को रीड करेंगे. जो कुछ भी हमने पहले सीखा है कि हमें तुरंत हाथों हाथ रुक के आंसर की तरफ नहीं जाना है. ठीक है, हमें आगे भी रीड कर लेना है, क्या पता आगे से हमें एक हिंट मिल जाए और आपके कॉम्प्रहेंशन पे भी आई होप आप काम कर रहे होगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सीधा. क्लोज टेस्ट. ओके, मैनी इयर्स एगो when the art of stunting plants was quite unheard of dash in remote areas of India. अब इसको समझो आप, क्या बोल रहा है कि मतलब बहुत सालों पहले when the art of stunting plants की जो आर्ट है was quite unheard of. ठीक है, मतलब ज्यादा सुनी हुई नहीं थी डैश इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया. तो हम क्या बोलते हैं कि यार बहुत साल पहले की बात है कि ये चीज ज्यादा फेमस नहीं थी एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस. सिर्फ कुछ जगह को छोड़ के ये ज्यादा जगह में नहीं थी. सेम सेंस निकल रहा है. अगर आप समझ के सेंस को निकाल पाओगे और आगे भी आप समझोगे तब आपको सेम सेंस का मतलब समझ में आ जाएगा. ऑप्शन की तरफ आओ. अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो अपन ऑप्शन से देख लेते हैं. वॉज क्वाइट अनहर्ड ऑफ एक्सेप्ट, ये तो बोल ही रहा हूं मैं, ऑलवेज इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया. ऑलवेज अगर अनहर्ड ऑफ, ऑलवेज इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, ये दोनों क्या है, सेम टाइप दे रखा है. ठीक है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग है. आपको ध्यान से देखना है. ये एक्सपेक्ट दे रखा है, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट होते हैं. हियर व्हाट वी विल गेट एक्सेप्ट, मतलब कुछ जगह को छोड़ के हर जगह ये अनहर्ड था, उतना फेमस नहीं था, कोई जानता भी नहीं था इस बारे में. तो आगे का क्वेश्चन. Buddhist monks in isolated monasteries in Tibet stunted trees like the oak, orange tree, peepal tree, etc. watching with dash the trees still flowering and. अब देखो, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे. आपको खुद को कैसे समझाना है क्वेश्चन को. ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई और तो होगा नहीं आपके पास, तो आपको खुद को समझाते रहना है कि जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे. ठीक है, कहां पे, इन आइसोलेटेड मोनास्ट्रीज इन तिब्बत स्टंटेड ट्रीज लाइक, मतलब मोनास्ट्री में जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि जो ट्रीज थे, ठीक है, किसके, ऑक हो गया, ऑरेंज ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, इनको क्या करा अपन ने, स्टंटेड करा, मतलब थोड़ा छोटा फॉर्म में लेके आए. एंड देन वॉचिंग विद डैश द ट्री स्टिल फ्लावरिंग. तो वॉचिंग विद व्हाट, एंटरटेनमेंट, एम्बैरेसमेंट, एक्साइटमेंट, इनकरेजमेंट. अब आपने कोई चेंज लाया है, लाइक जैसा, ऐसा तो है नहीं कि ऑरेंज ट्री, पीपल ट्री जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म पे इसका यूज कर दिया. दे डिड समथिंग वेरी डिफरेंट ना. तो अगर आप कुछ अलग करते हो तो क्या करते हो, एक्साइटमेंट के साथ उसका वेट करते हो ना कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ये कैसे दिखेंगे. तो एंटरटेनमेंट तो ठीक है, एम्बैरेसमेंट, इनकरेजमेंट, एक्साइटमेंट, हर चीज कहीं ना कहीं आप इसको हटा दो अगर, तो हर चीज कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सेंस दे रही है. तो वॉचिंग विद एक्साइटमेंट, आप एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को देखोगे ना कि हमने यार ये डिफरेंस लाया है, अब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ क्या क्या होती है, किस फॉर्म में हमें चेंजेस मिलेंगे. तो एक्साइटमेंट आ जाएगा इधर पे. आई होप समझ में आ रहा होगा. हर चीज आपको रिलेट करनी पड़ेगी. हो सकता है आपको कुछ टफ भी लग सकता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं आपको वो समझ में रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट आगे. द ट्री स्टिल फ्लावरिंग एंड डैश फ्रूट रिगार्डलेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी. अब देखो क्या है, चेंज लाए. अब क्या होगा, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि चेंज लाने के बाद भी वो इतने एंथुजियाज्म से, इतने ध्यान से उसे एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे. क्या देख रहे थे कि ट्रीज जो है ना, दे आर स्टिल फ्लावरिंग एंड डैश फ्रूट. अब एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एंड रख रखा है ना, तो हर जो इधर पे फॉर्म आएगा वो आईएनजी फॉर्म वाला आएगा, बट सारे ऑप्शंस में आईएनजी फॉर्म वाला ही दे रखा है, तो इससे अपन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. बट जो फ्रूट्स होते हैं ना, ट्रीज क्या करते हैं, फ्रूट्स को बियर करते हैं, तो बियरिंग फ्रूट्स होता है. अब ये क्या होगा, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने कहीं पे रीड कर रखा होगा, तो आप बियरिंग फ्रूट, आपके दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट यही आएगा कि बियरिंग फ्रूट आएगा, और ऑप्शन भी हो जाएगा कि बियरिंग फ्रूट. बट अगर आपने रीड नहीं करा होगा तो आप क्या हो गया, फंसोगे इनमें कि राइजिंग, एंडिंग, लूजिंग. लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो ना यार कि ये और ये तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं. राइजिंग, बियरिंग, बियरिंग पता होगा तो तुरंत कर दोगे, नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो सकते हो. तो अपनी नॉलेज को तो बढ़ाती रहना है, हॉरिजॉन को तो बढ़ाना ही है यार, क्योंकि हर चीज अगर इतनी ईजी होगी तो हर कोई करेगा ना. आप क्या अलग लेके जाओगे कंपटीशन में, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे निकलोगे कंपटीशन से. ओके, नेक्स्ट. Regardless of this deformity, since the trees looked so artistically dash, the art was learned by some Chinese monks. यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे कुछ फुल स्टॉप नहीं, लेकिन तब भी रुक जा रहा हूँ मैं आपके लिए. ठीक है, अब क्या होगा कि यार ट्रीज आर लुकिंग व्हाट, आर्टिस्टिकली. अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी हियर. कि आर्टिस्टिकली क्या होगा, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, फ्रूटफुल. हार्मफुल तो होगा नहीं, इतना आर्टिस्टिकली वर्ड का यूज करा है यार, हार्मफुल तो डालेगा नहीं वो. ठीक है, चीयरफुल, अब इंसान थोड़ी है यार कि चीयरफुल होगा. फ्रूटफुल,
फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं यार। ये क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा, सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। और सुंदर लग रहा है, वही तो बोलना चाह रहा है ना कि आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल। और ये जो आर्ट थी ना, इसीलिए उसको किसने सीखा, चाइनीज मॉन्क्स ने सीखा, हु टॉट बॉन्जाई मेकिंग एन आर्ट दैट बिकेम मोस्ट सॉट डैश इन चाइना। अभी अपन अगले वाले क्वेश्चन से देखते हैं क्या है कि आर्ट वाज लर्न बाय सम चाइनीज मॉन्क्स हु टॉट बॉन्जाई मेकिंग एन आर्ट दैट बिकेम मोस्ट सॉट डैश इन चाइना। अब अगेन अगर आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन याद है तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सॉट आफ्टर होना चाहिए, क्यों, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिक्स्ड प्रपोजिशन पता होगा, सीक आफ्टर, सॉट आफ्टर, ये होता है, सीधा इंसान याद करके रखता है। और नहीं पता होगा, यू विल गेट स्टक्ड। तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आ रही है, आपने जो याद कर रखा है वो भी काम आ रहा है। जो छोटी छोटी मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं आपको कि आगे तक रीड कर लोगे तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन वो भी आपको काम आएगा। सब कुछ जब आप कॉम्बिनेशन में लगाओगे ना, तब जाके आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉर्ज सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू द एग्जाम, ठीक है। जॉर्ज सेड आई एम सॉरी, बता रखा है ना, इनडायरेक्ट में क्या होता है, टेंस चेंज हो जाता है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चन के साथ साथ अपन हर पेपर में कुछ ना कुछ डिस्कस करते जाएंगे। जॉर्ज सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू द एग्जाम। ऑप्शन देखो, जॉर्ज अपोलोजाइज्ड दैट ही वाज सॉरी। अब सॉरी बोल रहा है ना, आपने तो देखा होगा हैप्पी अगर बोला है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके अपन एक टर्म्स को याद करते हैं। अब अपोलोजाइज दैट ही वाज सॉरी, आप इस चीज को देख रहे हो, अपोलॉजी भी बोल रहा है, सॉरी भी बोल रहा है, डबल डबल चीजें आ रही। इस ऑप्शन को आप देखते ही हटा दो, डबल कभी नहीं होगा, एक ही चीज बोलेगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है यार, एक्सक्लेम्ड विद सॉरी। तो आप ऑप्शंस को देखोगे ना, अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप ऑप्शन को देख के आप समझ जाओगे। लाइक George told that he was sorry for not being able to get through the exam and George apologized for not being able to get through the exam। यहाँ पे ये वाला ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि here we are सॉरी के लिए अपन ने सीधा apologize का यूज कर लिया है, ठीक है। George told that he was sorry for not being able to get through the exam। किसी किसी को ये भी लग सकता है, बट दिस वन, ये वाला परफेक्ट होगा अपना। अगर ये ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो गो फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। अगला, चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ, अगेन पैसिव की बात चल रही है। The author has autographed several copies of her latest book। अब देखो टेंस चेंज नहीं होगा, एक्टिव पैसिव की बात चल रही है, ठीक है। जिसमें जिसमें टेंस चेंज होगा उसको अपन हटा देंगे। और एक और चीज याद रखनी है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अपन को वो ऑप्शन देखना है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। पूरा टेंस आप मत देखो यार, ये छोटी छोटी चीजें देख लो, और उन छोटी छोटी चीजों से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। देखो आप, सेवरल कॉपीज ऑफ हर लेटेस्ट बुक विल बी आर हैव बीन, एक ही ऑप्शन में सीधा मिल रहा है आपको। अगर ये दो तीन ऑप्शन में होता तब अपन आगे चलते, अपन को सीधा मिल गया। तो इन छोटी छोटी चीजों से अपन को आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको टेस्ट सॉल्व करना बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको ये चीज सीख लेनी है तो पहली बार, ये आपको यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग योर टेस्ट पेपर्स, ठीक है। सीखना तो आपको सब कुछ है, ओके। आप ये मत सोचना क्लास में सिर्फ इतना सीख लिया, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जब बाकी ऑप्शंस में भी ऐसा दिया होगा, तब आपकी नॉलेज काम आएगी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इडियम क्या है, इडियम चलो अंडरलाइन नहीं करा है, ये है इसका, ठीक है। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, बोलते हैं ना यार कि खुद की बड़ाई करते रहना, खुद के बारे में बताते रहना, दैट इज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। तो क्या हो जाएगा, टू फॉरगेट पास्ट एंड नहीं, टू पुट इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स नहीं, टू बोस्ट अबाउट सेल्फ, मतलब खुद के बारे में, खुद की प्रशंसा करते रहना ऑल टाइम, दैट इज ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ओके। अब ये याद करने की चीज है, ठीक है। ये तो बेसिक सा वर्ड, बेसिक सा था वैसे, और ये होगा भी आपको याद करने से। नेक्स्ट, आई एम नॉट हियर टू रिपीट माई सेल्फ, बोल के रखा है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच है मतलब टेंस चेंज होगा। पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, आई एम नॉट हियर टू रिपीट माई सेल्फ, सेड द टीचर। हर जगह सेम हो रहा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर इन्फॉर्म, द टीचर टोल्ड। अब देखो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रख दिया, हटा दो। शी इज नॉट हियर, इसे भी हटा दो। तो दो ऑप्शन तो अपन ने ऐसे ही हटा दिए सिर्फ टेंस देख के। समझ पा रहे होगे, किसी किसी को लग सकता है कि मैं किसी और तरीके से करता हूँ, यू कैन गो फॉर इट, फॉर दैट मेथड एज वेल। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टीचर इन्फॉर्म दैट शी वाज देयर। देखो यार, नॉट शी वाज देयर, पूरा मतलब ही बदल दिया। कुछ नहीं करा अपन ने, टेंस को चेंज भी नहीं करा है, और अपन को मिल गया द टीचर सेड दैट शी वाज नॉट देयर टू रिपीट हरसेल्फ। बिना कुछ किए सीधा आंसर मिल गया है। पहली बार में रीड करके भी आपको आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बिगन कर सकते हो। कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करके आप एक
खुद को क्वेश्चन के अंदर पुट तो कर सकते हो ना, तो दैट इज हाउ वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आगे क्या बोल रखा था, हाँ तो बात पहले देखो सिनोनिम पूछ रखा है, एंटोनिम पूछ रखा है, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन गलत होता है ना यार, तो रिग्रेट बहुत बड़ा होता है। हर बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप में से जिसने एग्जाम दे रखा होगा उसे पता होगा कि यार क्वेश्चन गलत होने का रिग्रेट कैसा होता है। ऐसा क्वेश्चन जो आता होता है कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या होता है, कॉर्डियल नेचर होता है इंसान का। कैसा कॉर्डियल नेचर होता है, फ्रेंडली टाइप का नेचर, उसी को कॉर्डियल बोलते हैं, दोस्ती वाला, अलूफ, दूरी, ठीक है, दूरी होगी, हीरोइक, हीरोइक एक्शंस होते हैं यार, प्राउड, फ्रेंडली नेचर बोल रहा है, कॉर्डियल नेचर, फ्रेंडली नेचर, दैट इज अ कॉर्डियल, ठीक है। अगर आप बोलोगे, आप कमेंट में लिख देना कि जो वर्ड आ रहे हैं अगर आपको नीड लगे तो आप बता सकते हो, मैं इनके कुछ 2-3 सिनोनिम भी बता दूंगा अगले वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट वैसे भी यार कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, ठीक है, एमिकेबल होते हैं, तो ये सब वर्ड्स होते हैं आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे कनेक्ट कर करके। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड देखना है, बहुत बार सुन रखा होगा ये काम, प्रोक्रेस्टिनेशन खूब करा होगा जीवन में, सब ने करा, आपने करा है, मैंने करा है, लेकिन जब इसको करना छोड़ देते हैं तब अपन को रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज इसके स्पेलिंग देखते हैं किसको किसको आती है, काम तो बहुत बार कर लिया ये। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस नहीं होता, ठीक है, क्रय होता है, क्री नहीं होता। अगर इस चीज को भी आपने देख लिया ना कि यहाँ पे CRA आता है, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसे चलता है अपना वर्ड। तो आज इस वर्ड को सीख लो, इसकी स्पेलिंग देख लो और इसे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो कि आज से अपन को ये नहीं करना है। अगर ये करा तो एग्जाम भूल जाओ, ठीक है, अगर एग्जाम निकालना है तो ये भूल जाओ। ओके नेक्स्ट, सो लाइक द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, इसमें अगेन उन्होंने मतलब हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, इंसेप्शन, ठीक है, अपन को इंसेप्शन का ऑपोजिट बताना है। इंसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग है तो उसकी क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। इंसेप्शन का क्या होगा, कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन हो जाएगा। किसी किसी को लग सकता है फाइनलाइजेशन होगा, बट जो बेस्ट आंसर आएगा इधर पे वो कंक्लूजन आएगा। इंसेप्शन कंक्लूजन, स्टार्टिंग होती है, ठीक है, फाइनलाइजेशन इस टर्म्स में यूज नहीं हो। अब आपको क्या होगा ना कि कभी कभी दो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड आएंगे, बट आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है, एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे कंक्लूजन होगा। ओके नेक्स्ट, सो लाइक द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या है, फाइट है। फाइट का मतलब सबको पता है, बैटल, अगेन फाइट ही होती है, जो सिनोनिम हो गया। ये क्वेरल सिनोनिम हो गया, क्लैश सिनोनिम हो गया। अपन को क्या लगाना है, एंटोनिम लगाना है। अब अगर किसी ने नहीं देखा कि एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम सोच के चला गया, फाइट है पहले देखेगा, बैटल लगा के आगे निकल जाएगा। ये भी नहीं देखेगा कि क्वेरल भी दे रखा है, क्लैश भी दे रखा है, ट्रूस होता है ना, ये क्या है कि समझौता जो करवा देते हैं, शांति वाला पीरियड, उसे बोलते हैं ट्रूस, ठीक है। तो फाइट का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम। नेक्स्ट, identify the meaning of the underlined idiomatic, strain every nerve. This is what you have to do to clear the examination. You will have to strain every nerve, मतलब put in your 100%, you will have to give everything you have, ठीक है, you will have to try your best to clear the examination, and that is straining every nerve, ठीक है। procrastination नहीं करना है, you will have to strain your nerves, ऐसे कर करके आपको याद कर लो। जैसे मैं क्या करता था ना यार, जैसे कोई idioms हैं, कोई spelling हो जो मुझे याद नहीं हो रही है, तो खुद से relate करके आप उसे याद कर लोगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और एक बार आप ट्राई करो आपको मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, सेगमेंट्स बता रहे हैं, अपन को एरर निकालना है, ग्रामेटिकल एरर। आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग्स बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग अनलाइक माय परसेप्शन ऑफ यू। अब इसको रीड कर लिया ध्यान से, अब इसका मतलब देखो, आई एम श्योर दैट, मैं इस बात के लिए श्योर हूं दैट टाइम चेंजेस थिंग्स, ठीक है, समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, बट इट डिडंट चेंज, इसने क्या चेंज नहीं करा, एनीथिंग, मतलब इसने कुछ चेंज नहीं करा, अनलाइक माय परसेप्शन ऑफ यू। यहाँ पे कहीं पे अनलाइक का सेंस निकल रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसने सब कुछ बदल दिया और टाइम सब कुछ बदलता है, लेकिन इसने कुछ नहीं, मतलब मेरा तुम्हारे प्रति जो परसेप्शन है वो नहीं बदला। अगर यहाँ पे ऐसी चीज हमें बोलनी है कि सिर्फ इसको छोड़ के, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट बोलेंगे ना। अब ये जो क्वेश्चन था ना, अगर आपको कॉम्प्रहेंशन बढ़िया है तो आप देख के क्वेश्चन को कर दोगे कि यार अनलाइक तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी चलती हैं, हर जगह आपको रूल्स याद नहीं आएंगे यार। अब अगर आपने सारे याद कर रखे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, बट मैं तो बताता हूँ, मतलब हर जगह रूल्स याद नहीं आते। तो आपकी जो कॉम्प्रहेंशन है, आप जब मल्टीपल टाइम्स रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि गलती तो यहाँ पे है, तो इधर पे क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे है अनलाइक वाला, ये अपना गलत है कि सब कुछ चेंज होता है लेकिन इसने कुछ नहीं, मतलब क्या नहीं बदला, मेरा परसेप्शन नहीं बदला आपके लिए, ठीक है। ओ सॉरी यार, इसने सब कुछ बदल दिया, आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग्स बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग, मतलब इसने और कुछ तो नहीं बदला, सिर्फ मेरा आपके लिए परसेप्शन बदल दिया, ठीक है, ये इसका मतलब है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगेन आज यार इस बार क्या इडियम ज्यादा आ गए हैं क्या, बरी द हैच, ठीक है। अब क्या करना है, बरी द हैच मतलब जो कुछ भी अपनी पुरानी चीजें हैं, क्वेरल्स हैं, उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है।
तो टू एंड अ क्वेरल, दैट इज बरिंग अ हैच। तो जो कुछ भी पुरानी चीजें उसे खत्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, अपन को एरर निकालना है। फर्दर स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटेड दैट एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयंस टू वाटर सॉल्यूशन। रीड कर लिया, साफ समझ में आएगा कि इफ यू आर रिलीजिंग समथिंग देन व्हाट विल यू डू, यू विल रिलीज दैट थिंग इनटू वाटर। इनटू यहाँ पे क्या प्रोपोजिशन आएगा, इनटू आएगा, ठीक है। ये अभी छोटी छोटी चीजें हैं, रीड कर रखी हैं तो आपसे बनेंगी। आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक है तो आपसे बनेंगी। आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आपसे बनेंगी, और आपने कुछ नहीं कर रखा है तो आप नहीं कर पाओगे, आप नो एरर करके निकल लोगे बस, है ना। तो नो एरर नहीं है यहाँ पे, टू की जगह क्या आएगा, इनटू आएगा। इजी सा क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए, पता है तो कर दोगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सोफिस्टिकेटेड, अगेन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड। ये तो बता रखा है मैंने, लिख लिख के वर्ड दिखा, 4-5 वर्ड एक साथ दिमाग में अपन ने रख लिए, ठीक है। एक एक वर्ड लिख के करोगे ना तो उसकी स्पेलिंग याद रह जाएगी यार, तू वो मत करना। 5 से 10 वर्ड एक साथ दिमाग में एक बार रीड कर लिए, उन्हें एक साथ बैठ के लिख लिया, उससे क्या होगा ना कि जो स्पेलिंग गलत होगी अपने आप समझ में आ जाएगी कि स्पेलिंग में गलत रखते हैं, उसे मार्क करो और फिर उसे प्रैक्टिस करो बार बार, तो ऐसे आपकी स्पेलिंग अच्छी हो जाएगी, लिख लिख के स्पेलिंग होगी। ओके नेक्स्ट, अब अपना ये आ रहा है पैराजम्बल का, ठीक है। क्या बताया था सबसे पहले, इनिशियल कौन सा होगा, देन कनेक्टिविटी की तरफ जाओगे। ओके इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लगता है इसमें। द टास्क ऑफ फीडिंग द ब्रूड इज लेफ्ट टू द लेडी बर्ड्स, द बर्ड अराइव एंड चूज देयर नेस्ट आफ्टर केयरफुल इंस्पेक्शन। दे, ये तो हमें समझ में आ रहा है, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा। दे किसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा। अब मेल बर्ड्स सर्व एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट एंड, कुछ भी हो सकता है अब इसमें से, मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन अपन क्लियरली उस चीज़ को हटा नहीं पाएंगे, तो एक चीज़ अपन क्लियरली हटा दे रहे हैं। मेल बर्ड्स सर्व एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट एंड क्राफ्ट्समैन इन द कॉलोनी ऑफ वीवर बर्ड्स, दे पिक द लोकेशन। अब देखो कनेक्टिविटी बनेगी अब अपन की, मेल बर्ड्स की बात चल रही है, वो क्या करते हैं, दे आर आर्किटेक्ट, व्हाट दे आर डूइंग, दे मेक, मतलब कि जो कुछ भी उनका नेस्ट वगैरह बनता है वो बनाते हैं उसे। दे पिक द लोकेशन एंड बिगन वीविंग देयर बॉटल शेप्ड नेस्ट, मतलब इनकी बात चल रही है कि ये क्या करते हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, वो कैसे बनाते हैं इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि डी और सी एक साथ होंगे, डी के बाद सी आएगा, ये बेसिक सी चीज़ है। अब देखो आप, सी के बाद डी आ गया, सी के बाद डी आ गया, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद सी आ रहा है, कुछ नहीं करा, एक कनेक्टिविटी बनाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होगा, दो दो वर्ड की कनेक्टिविटी बनेंगी, उन्हें अपन बनाएंगे, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा अगली बार भी, तो उससे अपन आगे की चीज़ें सीखते जाएंगे। जो बता रखा है उसे कर लो, और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो इन कनेक्टिविटी को आप बना पाओगे, नहीं अच्छा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समझ रहे हो ना। क्या बोला है, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। द स्कूल अथॉरिटीज आर डिसाइडेड टू क्लोज द हाई स्कूल विंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 days ड्यू टू द पावर फेलियर। फॉर आ गया है, सिंस और फॉर आता है तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आते हैं, परफेक्ट की तरफ आते हैं, सॉरी। तो स्कूल अथॉरिटीज, आर नहीं होगा, परफेक्ट आएगा उधर पे, तो हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा, हैव, HAVE, स्कूल अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू क्लोज द हाई स्कूल विंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 days ड्यू टू द पावर फेलियर, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है, आर में है, किधर पे लिख रखा है, ड्यू टू द पावर स्कूल अथॉरिटीज, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे तक रीड करा, खुद समझ में आ जाएगा कि ये तो बेसिक फ्रेमवर्क में ही गलती है, उधर पे करेक्ट कर दो। अक्रूवल और ऑपरेसिव रूलर, वन वर्ड बताना है, ग्लटन, ओवरस्टॉक होता है फूड का, कैओस, कैओस क्या होता है, शोरगुल, ये सब, नन ऑफ द अबव, टायरेंट, ठीक है। क्या होता है, क्रूअल, टायरेंट, ठीक है, टायरेंट्स बोलते हैं, क्रूअल रूलर्स होते हैं, रीड करा होगा ना कभी, डेस्पोटिज्म, ये यही करते हैं ना, टायरेंट्स रूलर जो होते हैं यही करते हैं इस चीज को, तो डेस्पोटिक रूलर्स होते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पैसिव फॉर्म बनाना है, किस चीज का, द रिवर वाटर फ्लडेड द फील्ड्स एंड डैमेज द क्रॉप्स, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, द रिवर वाटर्स कहीं पे भी डैमेज द फील्ड्स, ठीक है, ये पास्ट में चल रहा है, हैज इसे हटा दो, वर फ्लडेड द फील्ड्स, ठीक है, हैव इसे भी हटा दो, क्योंकि फ्लडेड पास्ट है ना, तो दोनों तो प्रेजेंट में आ गए, और प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब चल रहा है। अब द क्रॉप्स वर फ्लडेड, अरे यार फ्लडेड द फील्ड्स है ना, क्रॉप्स हो गई फ्लडेड हो रही हैं, ये तो बेसिक में गलती होगी, तो यहाँ द फील्ड्स वर फ्लडेड एंड द क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय द रिवर वाटर, बड़ा सा था, अपन ने रीड भी नहीं करा और आंसर ला दिया, तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन करके, द बेस्ट थिंग यू हैव इज यू हैव द ऑप्शंस, ये मैंने पिछली बार भी बोला है शायद, ऑप्शंस है ना तो उसका यूज करो फिर,
अब 10th 12th एग्जाम में थोड़ी अपन पूरा लिख रहे हैं, ऑप्शन है बढ़िया यूज कर लो, टाइम बचेगा तुम्हारा। नेक्स्ट, हिज फैमिली लिव्स, यहाँ पे आएगा स्पेस, ठीक है। हिज फैमिली लिव्स डैश महू इन मध्य प्रदेश। अब आपने एक चीज सुना होगा, जो बिगर प्लेस होती है उसके लिए इन लगता है, और उसके अंदर जो स्मॉलर प्लेस होती है उसके लिए एट लगता है। तो क्या आ जाएगा? एट। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई लिव एट इंदौर इन मध्य प्रदेश, अब अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव एट मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे क्या आएगा? एट। एट महू इन मध्य प्रदेश, छोटी प्लेस के लिए एट एंड बिगर प्लेस के लिए इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड इनफ टू बी हर्ड। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अपने, क्या होता है जो लाउड इनफ होता है? हर्ड। अब बहुत इजी सा वर्ड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आ रही है आपके लिए कि बिल्कुल आपको शशि थरूर बनना है। आप अगर बेसिक चीजें कर लोगे ना तो आपके नंबर आने लग जाएंगे। अब जो कुछ सुनाई देता है, लाउड इनफ, ऑडिबल बोलते हैं ना, कि ऑडिबल हो कि नहीं हो, एम आई ऑडिबल, ऐसी चीजें बोलते हैं, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट ही कुड डू फॉर मी। इसमें क्या करना है अपन को? इसमें हमें डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना देना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है। ही सेड टू मी व्हाट शुड, कुड से शुड ला दिया यार, कैन हो सकता है, कैन कैन रखते हैं, कुड, कुड का कुड तो रहेगा नहीं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ही सेड टू मी व्हाट कैन बी डन फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्वेश्चन तो ऐसे पूछोगे ना आप, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट ही कुड डू फॉर यू। तो ऐसा आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बन रखा है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ये हो गया अपने 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लिखे नहीं थे इस बार। क्या हुआ है कि पीक्यूआरएस का एक आध क्वेश्चन कम रह गया है, अपन उसको अगली बार एक्स्ट्रा डाल देंगे। चीज़ें जो कुछ भी बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लो, उन्हें प्रैक्टिस करो, उसी वे में प्रैक्टिस करो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। आई होप कि इस वीक में आप ठीक ठाक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखोगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट में जो पुजारा ने स्कोर किए हैं रन्स, उसका परसेंटेज हमें दिया है। इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, द रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका इज मोर देन द स्कोर्ड अगेंस्ट द बांग्लादेश। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है बांग्लादेश का जो परसेंटेज दिया है वो 8% दिया है। उसने बोला है कि साउथ अफ्रीका कितना परसेंट है? 24% है। और बांग्लादेश का कितना है? 8% है। इसका रेशियो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3:1। उसने ये बोला है कि अफ्रीका का कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। किससे? 1 से। इंटू क्या करेंगे? 100। कितना हुआ? 200%। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोल रहा है, इफ पुजारा हैज स्कोर्ड 1875 रन्स इन टोटल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। टोटल रन हमें दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, और डिफरेंस पूछा है इन दो कंट्रीज का। टोटल रन्स कितने? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दी है? 1875। उसने बोला है साउथ अफ्रीका का कितना है? 24%। न्यूजीलैंड का कितना है? 16%। डिफरेंस कितना हुआ? 8%। पूछा है 8% की वैल्यू, तो 8% की वैल्यू क्या आएगी? 1875 अपॉन में 100 इंटू क्या करेंगे? 8। 25 से काटो 4 टाइम, इससे काटो 2 बार, कितना हो रहा है? 150। वैल्यू कितनी आ रही है? रन का डिफरेंस आ रहा है 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेक्टोरियल एंगल मेड बाय द रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द पाई चार्ट। देखिए इसने बोला है सेक्टोरियल एंगल, मतलब कि हमें इसने एंगल में बात की है। टोटल जो सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है? 360। ये दिया 100%, मतलब कि 100% की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री अपॉन में 100। पूछा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया कितना परसेंट है? 32%। दोनों साइड इंटू कर दें तो 32% को डिग्री में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/100 इंटू क्या होगा? 32। इसको काटना है। देखिए आंसर पॉइंट में आएगा, ये तो कंफर्म है।
सभी की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, हमें इसको सोल्व नहीं करना है। 6 2 या 12, मतलब 2 लास्ट में आएगा और एक पॉइंट लगेगा। किस वाले ऑप्शन में है? ये है फोर्थ ऑप्शन में। ये सभी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका कोई मैंने मन से बनाया नहीं है। तो डाटा इस टाइप का कई बार आता है, ये आपको एग्जाम में ये क्लिक होना चाहिए। ये क्लिक कब होगा? तब आप जब आप इसकी आप डेली प्रैक्टिस के अंदर इसको आप यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन 555 की पावर 777 है और 777 की पावर है 555, ठीक है। उसने बोला है कि डिविजिबल बाय फॉलोइंग, ये किससे डिविजिबल है? 2 से, 3 से, 37 से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। इसने बोला है कि 555 की पावर है 777 प्लस 777 की पावर है 555, ठीक है। देखो 555 की पावर यदि आप कुछ भी करेंगे तो ये क्या बनेगा? ओड बनेगा, ओड नंबर आएगा ये। 777 की पावर कितनी भी कर दें आप, ये भी ओड बनेगा। और जब आप दो नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन। कोई भी इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, मतलब कि 2 से डिवाइड तो होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है सर। 555 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 111। 777 को आप क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 111। और 111 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 37। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 3 इंटू 37 दोनों में है। वो पूछा क्या है कि 3 और 37 से डिवाइड होगा, मतलब हाँ होगा। तो ये क्या होगा? तीनों से डिवाइड होगा, मतलब आंसर नंबर हमारा क्या होगा? फोर्थ वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसको अलग कॉपी में लिखना है और टाइम टाइम रिवाइज करना। मैं हर बार इस चीज को रिपीट करता हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 36 माइनस 1 एंड 2 की पावर 45 माइनस 1? देखो कभी भी एचसीएफ पूछे ना, ए की पावर x हो माइनस 1, बी की पावर y हो माइनस 1, यदि मैं बोलूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा कि नहीं, ये सेम होगा ना, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? a की पावर y माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सेम, इसलिए अपन ने यहाँ पे a लिया है। अब हमें क्या करना है कि a एचसीएफ ऑफ x एंड y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की पावर 36 और 45 का एचसीएफ माइनस 1। 36 45 का एचसीएफ क्या होगा? 9, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 9 माइनस 1। 2 की पावर 9 क्या होता है? 5 1 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 1 1। यही क्या है हमारा आंसर। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि इन दोनों का एचसीएफ कैसे होता है, ये से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 15 बॉयज, किसी स्कूल में 15 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 16, देन व्हाट इज द एज ऑफ द, अच्छा इसका गर्ल्स का भी एवरेज हमें दिया है 15। एवरेज पूछा है टोटल क्लास का। देखो इसको दो तरीके से करेंगे, हमारे पास है बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है भाई। तो नंबर जो दिए ना, इसमें बोला है कि 15 तो बॉयज है और 10 क्या है? गर्ल्स है। हमें एवरेज दिया है 16 और 15। सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहे इसको आप, यदि कुछ इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो। इसको काटने पे क्या आएगा? 5 से 3 टाइम, इससे क्या होगा? 2 टाइम। एक जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ये होती है कि एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 लोगों का 16 है प्लस 2 लोगों का 15 है, टोटल क्या हो जाएगा? 5। तो ये क्या हुआ? 48। ये क्या हुआ? 30। तो क्या हुआ? 78। और 78 को यदि 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 15.6, ठीक है। तो 15.6 हमारा क्या होगा? आंसर। ये है मेथड 1। इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जब डाटा बड़ा है तो ऐसे करना, एवरेज जिसका एवरेज छोटा है, मतलब ये जिसके नंबर छोटे हैं ना, फिर सबसे पहले वो ले लो। हम मान रहे हैं कि एवरेज 15 है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। एवरेज हम 15 मान रहे हैं ना, इसका 16 है, मतलब कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। कितने बच्चों पे एक्स्ट्रा है? 3 बच्चों पे। तो 1 इंटू 3 क्या है? एक्स्ट्रा है। अब ये जो 3 एक्स्ट्रा है ये कितने बच्चों में बटेगा? 3 और 2 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 0.6। 15 प्लस 0.6 क्या होगा? 15.6। ये है हमारा मेथड 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 2 7/3 ऑफ द इटसेल्फ, प्रॉफिट बिकम इतना टाइम। यदि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को जब हम 7/3 टाइम्स करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो होता है 4 टाइम्स। तो हमें उसने पूछा है कि बताइए ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसने ये बोला है कि अब हमने सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया है? 7/3 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अब प्रॉफिट कितना होगा? ये सेलिंग प्राइस हुआ, इसमें से कॉस्ट
प्राइस हमने माइनस किया, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट। बट उसने ये बोला है ये है ओल्ड वाला, ये है न्यू वाला। तो उसने ये बोला है कि जब हम ये करते हैं तो जो ओल्ड वाला है प्रॉफिट 4 टाइम होता है, मतलब कि इसका 4 टाइम इसके बराबर होगा। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये 12 एसपी माइनस 12 सीपी इक्वल्स टू क्या होगा 7 एसपी माइनस में 3 सीपी। सीपी को इधर एसपी को इधर ले आओ, क्या होगा 5 एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा 9 सीपी। तो सीपी अपॉन एसपी क्या होगा 5/4, कितने का प्रॉफिट 5/9। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 5 पे। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा 4 का प्रॉफिट 5 पे इंटू क्या करेंगे 100, मतलब क्या आ रहा है हमारा 80%। 80% हमारा आंसर है। देखो ये तो हमें ये तो हो गई बेसिक वाली मेथड, ठीक है। मैं करता हूँ बताता हूँ कि इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं। यदि ये कोई स्पेसिफिक टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस ऑप्शन से भी इस पे जा सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें बोला है प्रॉफिट हो रहा है 100% का, तो ये क्या होता है सीपी एसपी 100% प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब सीपी 1 होगा तो एसपी क्या होगा 2। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, उसने क्या बोला है प्रॉफिट अब 4 गुना होगा, मतलब कि इसका 4 गुना क्या होगा 4, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5। क्या ये क्या 2 5 का, यदि क्या इस पे हम 7/3 करने पे 5 मिल रहा है क्या 2 पे, नहीं हो रहा है ना, मतलब कि ये ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो जैसे ये क्या है सीपी एसपी 80% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या होगा कोई चीज 5 की है तो वो 9 में बेच रहे हैं अपन, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का, उसने क्या बोला है प्रॉफिट क्या होगा 4 गुना, 4 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 16। अब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 21। क्या 9 का 7/3 करने पे 21 आ रहा है क्या, 9 इंटू 7/3 करने पे, हाँ सर 21 आ रहा है, मतलब यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा ऐसे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए 200 मीटर की रेस इफ ए गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर देन ए विन द रेस बाय 20 सेकेंड। आगे बोल रहा है कि इफ ए गिव बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 55 मीटर रेस एंड्स इन दी डेड हिट। ये हमारा की पॉइंट है, डेड हिट आपको पता होना चाहिए। डेड हिट मतलब ये होता है कि वो सेम टाइम पे डिस्टेंस को कवर करते हैं दोनों। उसने पूछा है कि ए 200 मीटर जाने में कितना लेगा। देखो ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, रेस है, रेस 200 मीटर। उसने बोला है कि हेड स्टार्ट देता है 35, मतलब कि जब ए 200 मीटर चलता है तो ये कितना चलेगा 165 चलेगा, 35 मीटर का इसको स्टार्ट दिया है ना। उसने ये बोला है कि फिर आगे दूसरी बार क्या होता है, वो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं टाइम, ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 सेकेंड। अब उसने बोला है कि जब ए 200 मीटर चलता है तो ए 55 मीटर की इसको हेड स्टार्ट दिया है, मतलब ये कितना चलेगा 145। अब ये डेड हिट पे खत्म करते हैं, मतलब कि 0 सेकेंड पे खत्म करते हैं, टाइम डिफरेंस 0 है, ठीक है सर। दो इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंस करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 20 मीटर, यहाँ पे कितना होगा 20 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब बी 20 मीटर चलता है, मतलब 20 मीटर चलने में बी जो है वो 20 सेकेंड लेता है, ठीक है। पर पूछा क्या है अपने का ए का 200 मीटर का। हम क्या करेंगे कि इसको इस पूरी इक्वेशन को 200 नहीं, इस पूरी इक्वेशन को 145/20 से क्या करेंगे डिवाइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 145 बनेगा, माइनस करने पे ये हट जाएगा, हमें इसी को हटाना है, सिर्फ एक ही डिस्टेंस को लाना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो होगा 0, ये करने पे क्या हो रहा है 145 मीटर, और ये करने पे हो रहा है 145 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस करना है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझना, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 200 में से 0 जाएंगे तो क्या होगा 200 मीटर, 145 में से 145 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 0 मीटर, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है 145 सेकेंड। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ए को 200 मीटर जाने में 145 सेकेंड लगता है, और ये उसने पूछा है कि ए को 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा 145 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेथड अलग है, आपको समझने में टाइम लगेगा। यदि आप चाहते हो कि इस पर कोई शॉर्ट वीडियो बने या फिर इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में वीडियो के उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ साइन x माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू ये दिया है,
पूछा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस कोट। देखो इसको देख के क्या लग रहा है, कंपोनेंट और डिविडेंडो हमें लगाना है। कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, जब ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसमें यदि अपन कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को प्लस करते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू होता है सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। तो इसमें हम लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा साइन अपॉन कोस, ऊपर जाके ये होगा प्लस, नीचे जाके क्या होगा 3, ये हुआ, ये क्या हुआ 10x, और हमें पूछ रहा है कोटेक्स, तो 10x का उल्टा कितना होता है कोटेक्स, तो कोटेक्स क्या हो जाएगा 3/7, इसको इसमें पुट कर दें, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 9/49 अपन 1 माइनस 9/49, ये क्या हो रहा है 58 अपन में क्या हो रहा है 40, इसको 4 से काटो, नीचे तो 10 बचेगा, 4 एक बार 0.2 नहीं 0.5 14.5, नीचे 10 बचा है तो 1.45, इसकी हमारा क्या आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ है 68 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर पे हमने फोकस करना है क्योंकि हम कई बार एग्जाम के अंदर रेडियस की जगह डायमीटर ले लेते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। तो डिफरेंस पूछा है सी ए से और उसका, ठीक है, देखो टी ए से क्या होगा, टी ए से होगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, इसमें से माइनस करना है सी ए से, सी ए से क्या होता है 2 पाई आर एच, इनको माइनस करेंगे तो कॉमन ले लेते हैं अपन 2 पाई आर, इसमें क्या बच रहा है आर प्लस एच, माइनस क्या होगा आर, नहीं माइनस बच रहा है एच, तो एच से एच गया तो अंदर सिर्फ आर बचेगा, तो बच क्या रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। हमें ये नहीं करना है कि आप वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर उसको माइनस कर रहे हैं, नहीं, पहले फॉर्मूले को डायरेक्ट माइनस करना है, जो कट रहा है वो कट जाएगा, बचेगा उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 22/7, डायमीटर है 28, तो रेडियस कितनी होगी 14, तो 14 इंटू क्या होगा 14, 7 2 जा 14, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट तो सभी की सेम है, तो हमको इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ 11 इंटू 2 2 4 8 और 14 इंटू 8 क्या होगा, ये हो रहा है 11 का इंटू करेंगे तो 2 3 2 1 1 2 3 2 हमारा आंसर है, 1 2 3 2 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ ए नॉन स्फेरिकल पोर्शन ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इतना दिया है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। देखो कोई भी हेमिस्फीयर है, नॉन सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेरिकल एरिया क्या होगा, ये तो स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल ये वाला हुआ, मतलब कि हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 1560, पूछा क्या है टीए से, टीए से का फॉर्मूला क्या होता है, टीए से होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टीए से मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा 3 इंटू 1560, तो क्या होगा 0 8 1 6 1 3 4 4680, 4680 हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज इतना इज बोरोड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 49% पर एनम, तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ठीक है भाई। इसने बोला है 30,000 का हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया है 30,000 दिया है, रेट है 7%, यदि मैं बोलूँ कि 1 ईयर का 7% है तो सक्सेसिव से 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा 14.49%, तो इसका अपन 14.49% निकाल दे तो सीआई आ जाएगा, सीआई क्या होगा 30,000 प्लस 4.9%, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 और एक और 100 क्या होगा नीचे, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, ये क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 4347 अपना क्या आया है सीआई, सीआई को यदि अपन इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमें अमाउंट, अमाउंट ही हमसे पूछा है, तो इसमें ऐड करने पे क्या हो रहा है 34347, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला देखिए, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है, पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, देखिए कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट बने ना तो इसमें या तो डिवाइड होगा या किसी चीज का इनटू होगा, हमें दिया है x प्लस 1/x, तो हमें इसमें ऊपर नीचे x का डिवाइड करना है, तो ऊपर तो सिर्फ 3 बचेगा, नीचे इसमें x का डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है सिर्फ 2x,
इसमें करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस में क्या होगा 2/x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया, x प्लस 1/x माइनस 5, और x प्लस 1x की वैल्यू हमें 6 दी है, तो क्या होगा 6 टू जा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो 3/7 हमारा क्या हुआ आंसर। ये वाला क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए वेरीज जॉइंटली विद बी एंड सी। ए की वैल्यू दी है, बी की सी की वैल्यू दी है, पूछा है फाइंड ए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना रहता है, वेरी वेरी मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी और सी के, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट का इंटू करना पड़ता है, तो के का हमने इंटू किया, के इंटू बी इंटू सी। अब हमें दिया है ए की वैल्यू 6 दी है, के अपने को निकालना है, बी दिया है 3 इंटू 2 दिया है, 3 टू जा 6, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा है कि ए की वैल्यू निकालिए, ए निकालना है, ए इक्वल टू क्या होगा, के क्या है 1, बी कितना दिया है 5, और सी हमें कितना दिया है 7, 7 5 35, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35, जो कि हमारा क्या है आंसर है। अगला देखिए, अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर। ठीक है भाई, कंटेंट 10% क्या है वाटर है, उसने बोला कि कितना पानी और ऐड करें, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ताकि पानी का जो रेशियो है वो इतना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है वाइन और हमारे पास क्या है वाटर। ठीक है, इनिशियल जो रेशियो है वो कितना है 10%, यदि वाटर है तो 90% क्या होगा मिल्क होगा, उसको रेशियो अपन क्या होगा 1:9। ठीक है सर, फाइनल रेशियो क्या होगा, इसने बोला कि वाटर जो है 1/8 है, वाटर है 1/8 ऑफ टोटल मिक्सचर, मतलब कि वाटर कितना है 1, वाटर कितना है 1, यहाँ पे हमें 8 नहीं रखना, यदि आप 8 रखेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। वाटर यदि 1 है, टोटल मिक्सचर 8 है, तो वाइन कितना बचा 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7, और उसने बोला क्या है कि वाटर को ऐड किया है, यदि वाटर ऐड किया है तो वाइन तो सेम होना चाहिए, तो वाइन को सेम करने के लिए इसमें करेंगे अपन 7 का इंटू, यहाँ पे किसका करेंगे 9 का इंटू, तो इसमें यदि 7 का इंटू कर रहे हैं तो ये कितना होगा 63, ये क्या हो जाएगा 7, इसमें 9 का करेंगे तो क्या होगा 63, ये भी क्या हो जाएगा 9। उसने ये बोला है कि जो इनिशियल अमाउंट मिक्सचर का जो अमाउंट है वो कितना है 70 लीटर है, तो ये क्या हो 63 और 7 ये कितना हुआ 70, तो 70 की वैल्यू भी 70 दी है, मतलब कि इंटू करेंगे 1 से तो 70 आ रहा है ना, तो बड़ा कितना 7 से 9 हुआ, मतलब कि 2 बड़ा, तो 2 में भी 1 का इंटू करें तो क्या होगा 2, मतलब कि 2 लीटर अपन ने वाटर इसमें क्या किया था ऐड किया था, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है रिस्पेक्टिवली। उसने ये बोला है कि दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गोट इतना रुपए एज अ वेजेस, वो तीनों एक साथ काम करते हैं और उनको 2600 रुपए एज अ परिश्रम मिलता है। बोला है कि सी को कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, हमें इसमें सिर्फ जो जैसा हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सोल्व करते हैं सेम उसी कंसेप्ट पे है। यदि टाइम देखो, यदि काम सभी एक साथ कर रहे हैं ना, वो छोड़ रहे हैं ना, मतलब लास्ट में यदि काम को छोड़ पकड़ नहीं कर रहे हैं, तो जो कैपेसिटी का जो रेशियो रहेगा वही, जो अमाउंट ऑफ पैसा बटेगा उसी का रेशियो भी सेम रहेगा। तो इसमें दिया है हमें 10, इसका दिया है 15, इसका दिया है 20, इनका एलसीएम क्या हो रहा है 60, ये क्या होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 3 टाइम्स। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि जो कैपेसिटी का रेशियो रहेगा वही जो पैसा बटेगा वो रेशियो रहेगा, तो इसको मिलेगा 6 रुपये, इसको 4, इसको 3 के रेशियो में, तो 6 10 13, तो जो टोटल पैसा कितना बटा 13, तो उसने टोटल पैसा तो बोला है 2600, तो 13 की जो वैल्यू है वो है 2600 रुपये, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपये। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि सी को कितना मिला, सी को मिला है 3, तो 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 रुपये, मतलब सी को कितना मिला 600 रुपीज़। ठीक है, अगला देखें, देखिए आपको ये मॉक थोड़ा सा इजी लग रहा होगा बट इजी नहीं है, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। एसएससी भी यही धप्पा करती है, स्टार्टिंग में या तो बहुत टफ दे देगी या बहुत इजी दे देगी। ठीक है, हमें एग्जाम की तरह ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन द टाइम। अच्छा, यदि वो 42 की स्पीड से चलती है तो वो किसी टाइम पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है, और यदि वो 14 की स्पीड से चलती है तो वो क्या करती है 35 मिनट लेट होती है। ठीक है, उसने बोला है कि लेंथ ऑफ द जर्नी बताइए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपन टाइम को लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उसने टाइम का डिफरेंस दिया है। तो
टाइम डिस्टेंस अपन डी मान लेते हैं, 14 की स्पीड से जाएगा तो उसको ये टाइम लगेगा, और डी स्पीड यदि 42 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है अपने को 35 मिनट्स। मिनट्स को आर में करेंगे तो क्या होगा 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से मैं 14 कॉमन ले रहा हूँ, 14 कॉमन लेके मैं इसको ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 में जा 14, 14 3 जा ये हुआ, तो एलसीएम ले लो अब 3 माइनस 1 तो क्या होगा 2d अपन में क्या होगा 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 14 बाई क्या होगा 60, 3 से काट दो 20 बार, ये 4 ये 7 टाइम, 2 से ये भी गया 7 टाइम, तो d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 49 बाई 4 जो कि हमारी आ रही है 12.75, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया 12.25 हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड कॉन्सोनेंट। कोई हमें एक वर्ड दिया है कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसने बोला है कि जो वोवेल नंबर है वो कितना परसेंट कम है कॉन्सोनेंट से। कुछ भी नहीं करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो वोवेल कितने हैं 1 2 3 3 वोवेल है, कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ये है, रेशियो ले लो 1:2, कितना कम है 1 कम है अपन किससे कॉन्सोनेंट से, तो अपन में क्या होगा 2 इंटू 100 क्या होगा 50%, 50% हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ कर दिया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 इज 1500 बाई, देखो मुझे इंग्लिश में कुछ इसमें एरर लग रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं। यदि 3 वर्षों में 2500 पर साधारण ब्याज 1500 पर ब्याज से 360 अधिक है। देखो अच्छा उसने ये बोला है कि 2500 रुपये पे 3 साल का जो एसआई मिल रहा है ना, और 1500 पे जो 3 साल का एसआई मिल रहा है उसका डिफरेंस जो दिया है ना वो दिया है 360, तो बोला है कि रेट परसेंट बताइए। देखो 2500 पे एसआई कैसे निकालेंगे, 2500 आर परसेंट इंटू 3 ईयर माइनस 1500 पे आर परसेंट 3 ईयर क्या होगा 360 दिया है, यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर क्या होगा ये गया 3 से कॉमन लेके इसको काट दो 3 2 0, ठीक है 25 में से 15 जा रहा है कितना बच रहा है 10, तो 120 अपन में क्या होगा 10 इक्वल्स टू क्या होगा 12%। देखिए आपको एग्जाम में ये पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है जब भी रेट सेम हो टाइम सेम हो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल को माइनस करना है। प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 1000, रेट अपन ने आर माना था, टाइम 3 दिया है उसका ये क्या है 360, ये क्या होगा 120, 100 ये गया 0 से गया, आर कितना आएगा 12%। देखो कभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो शॉर्ट मेथड टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं यदि आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप जो स्टेप्स रहती है ना वो स्किप करना शुरू करेंगे। जब स्टेप्स स्किप होती है तो वो जो मेथड है वो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हमारे लिए शॉर्ट होता जाता है, ठीक है। तो यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्रिंसिपल को माइनस करना है, इंटू रेट इंटू टाइम करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 45। कोई भी फैमिली है उसके अंदर 4 मेंबर है जिनका एवरेज वेट हमें कितना दिया है 45 kg। द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड फादर एंड द ग्रैंड मदर कम टू विजिट द फैमिली, नाउ द एवरेज वेट ऑफ द 6 मेंबर ऑफ फैमिली इज 48। उसने बोला कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए क्वेश्चन हमें ये बोलना चाह रहा है कि पहले फैमिली में 4 लोग थे जिसका एवरेज हमें 45 kg दिया था। अब क्या करता है कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर उस फैमिली में इंक्लूड हम जब करते हैं तो जो उसका फैमिली का एवरेज वेट है 48 हो जाता है। तो उसने ये बोला है कि ग्रैंड पेरेंट्स का एवरेज वेट बताइए, टोटल वेट नहीं पूछा है, एवरेज वेट पूछा है। हम क्या करेंगे, देखो पहला जो मेथड है वो तो है बेसिक्स है, बेसिक्स से हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं जैसे 4 मेंबर का टोटल वेट कितना होगा 45 इंटू 4, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है ग्रैंड फादर की जो एज है वो हो गई x और ग्रैंड मदर की हो गई y, तो जब दोनों को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई, ये हमारा क्या हुआ टोटल वेट हुआ। जब दोनों को इंक्लूड किया एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले 4 मेंबर जब 6 हो गए तो 6 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि x प्लस वाई कैसे निकलेगा 48 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 45, ये हुआ दोनों का वेट का सम। उसने बोला कि एवरेज निकालेंगे तो 2 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड। पहला तरीका तो ये है, ये तो बेसिक से है।
अगला एक नेक्स्ट एक और मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ। इसको देखो आप, पहले एवरेज वेट था 45, पहले एवरेज वेट था 45। यदि दोनों ग्रैंड पेरेंट्स 45 और 45 लेके आते तो कोई चेंज नहीं आता, तो एवरेज वेट 45 ही रहता। बट हुआ क्या, इन दोनों के आने से हमारा जो एवरेज है वो 45 से 48 हुआ, मतलब कि तीन बढ़ा। तीन बढ़ा कितने मेंबर्स पे, 3 से इंक्रीज हुआ 6 मेंबर्स पे, इतना ही हुआ ना। तो ये टोटल वेट हुआ। उसने बोला एवरेज निकालो, एवरेज क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 45 इंटू 40 तो बच जाएगा कितना, 45, प्लस में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। टोटल वेट इनका एवरेज वेट कितना हुआ 54, जो कि हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, X and Y invested in a business, they earned some profit which they decided in the ratio। इस रेशियो के अंदर X and Y अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर। उसने ये बोला है कि X इतना इन्वेस्ट करता है तो Y बताइए। देखिए सिंपल है, X प्लस वाई इन्वेस्ट क्या है 2:3, 2 की वैल्यू दी है 40,000, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखें, इफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये दिया है, पूछा क्या है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो ये तो सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। पावर 4 चाहिए, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होगा 1। ये हमें चाहिए साइन की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना दिया है 1/√3, इसका स्क्वायर क्या होगा इंटू 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, जो कि हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म 5 मीटर हाई, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हाइट कितनी दी है 5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर वाज 30 डिग्री इफ द प्लेटफॉर्म वाज पोजिशनड एट इतना मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो उसने पूछा है कि टावर की हाइट बताइए। देखो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दी है 5 मीटर। उसने ये बोला है कि प्लेटफॉर्म के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो कितना है 30 डिग्री है। और उसने बोला है इनकी जो बीच की जो डिफरेंस है वो 40√3 है। ये जो डिफरेंस है ये हमें दिया है इसने 40√3, मतलब ये भी क्या होगा 40√3। जो टावर है, टावर की जो लेंथ रहेगी ये पूरी लेंथ टावर की है, ठीक है। यदि ये एंगल 90 होगा, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है √3, ये क्या होता है 2। यदि √3 की वैल्यू 40√3 दी है, मतलब 40 गुना करा है इसने, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ये जो वैल्यू है वो इतनी है, ये हमारे पास ऑलरेडी कितना है 5, तो टोटल हाइट कितनी होगी 40 प्लस 5 कितनी होगी 45। अगला क्वेश्चन देखें, उसने बोला है कि 1/x-2 प्लस x इक्वल टू 8 दिया है। पूछिए हमें वैल्यू 1/x-2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x-2 का होल स्क्वायर। देखो अभी अपने पास क्या है 1/x-2 प्लस x इक्वल टू 8 दिया है, हमें पूछी ये वैल्यू है। मतलब यहाँ पे भी देखो यदि नीचे x-2 है तो यहाँ पे भी x-2 होना चाहिए, दोनों साइड -2 कर दें तो 1/x-2 प्लस x-2 इक्वल टू क्या होगा 6। अब सिंपल ये तो वही कंसेप्ट बन गया ना कि 1/y प्लस 1/y प्लस y कुछ दिया है तो पूछा है कि 1/y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर -2, मतलब ये क्या हो रहा है 34, जो कि हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए ट्रेंगल एच जे के। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लेटेस्ट CGL टीयर 2 का है 2024 मेंस, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इन ए ट्रेंगल एच जे के, दो साइड हमें इक्वल दी है, जी कोई पॉइंट है एच जे पे। देखो जैसे जैसे वो बोल रहा है ना वैसे वैसे करना है। सबसे पहले उसने बोला कि कोई ट्रेंगल है, ट्रेंगल क्या है एच जे के, ठीक है। उसने बोला कि जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे, एच जे क्या है ये एच जे है, इस पे जी कोई पॉइंट है, ठीक है। उसने ये बोला है, ये भी बोला है कि एच जे इक्वल्स टू एच के। जो एच जे है ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है ये क्या है इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे उसने बोला है कि एच जी इक्वल्स टू जी के,
इसको हम मिला देते हैं। उसने ये बोला है कि एच जी, ये जो एच जी है इक्वल्स टू है जी के इक्वल्स टू है जे के, मतलब कि ये तीनों लाइन इक्वल है और ये दोनों बड़ी वाली लाइन क्या है, इक्वल है। उसने ये बोला है कि व्हाट इज दी टू थर्ड ऑफ एच जी के ये वाला एंगल प्लस जी के जे इस वाले एंगल के सम का टू थर्ड हमें बताना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप सभी को ये पता होगा कि जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल रहती है तो उसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। ठीक है, हमें दिया है कि ये साइड इक्वल है, मतलब कि यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। ठीक है, ये दोनों अल्फा है, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, मतलब ये क्या हो, टू अल्फा। और ये जी के इन एच के भी इक्वल है तो ये टू अल्फा है तो ये भी क्या होगा, टू अल्फा। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि एच जे और एच के भी इक्वल है, मतलब जब यदि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल ही बराबर होने चाहिए। यदि ये टू अल्फा है तो ये भी पूरा टू अल्फा होगा, यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या हुआ, अल्फा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक एंगल बच रहा है तो ये क्या है, इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो ये क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, तो ये क्या हुआ, थ्री अल्फा। सारे एंगल हमारे अल्फा में हो गए। ठीक है, अब ट्रेंगल के हमें पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यदि ये अल्फा, ये टू अल्फा, ये टू अल्फा, तो टोटल कितना हो गया, 5 अल्फा। 5 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 180, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, पूछा है टू थर्ड ऑफ ये एंगल, ये कितना है, 3 अल्फा। ये एंगल कितना है, अल्फा, मतलब 4 अल्फा। तो 2/3 ऑफ 4 अल्फा, 4 इंटू अल्फा कितना दिया है, 36, ये कितना हो जाएगा, 12, तो क्या हो, 96 डिग्री, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। देखिए ये इस मॉक के अंदर कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस किए हैं जिनको आपको बार बार देखना होगा, रिवाइज करना होगा, तब वो दिमाग में बैठेंगे, तब आप अगली बार जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको इजिली कर पाएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम उनको एक बार अच्छे से कर ले, ताकि यदि वो रिपीट होता है तो हम उनको सेकंड्स में सोल्व करें। यदि आप प्रीवियस ईयर में भी टाइम लगा रहे हैं, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए कंसेप्ट पे आ रहे हैं, उसमें भी टाइम लगा रहे हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कुछ भी अच्छा लगता है हमें कॉपी में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन, ये सारी कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।